हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमोद और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर 1। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो फटाफट से आई बटन पर क्लिक करके आप पहले पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में 6 टॉपिक्स पढ़ेंगे और चैप्टर 1 को खत्म कर देंगे। ये चैप्टर 1 जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है, टीएस गरेवाल के अकॉर्डिंग है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें अकाउंटिंग साइंस होती है कि आर्ट। बहुत अजीब क्वेश्चन है ना, हाँ जानेंगे इसके बारे में। दूसरा, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। तीसरा, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। चौथा, बुक कीपिंग क्या होती है। पांचवा, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। और आज का आखिरी टॉपिक होगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। साइंस और आर्ट, अकाउंटिंग, ये मैंने यही सेम सवाल मैंने 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज में डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट है या प्रोफेशन है। तो यहाँ पर बुक में तो सिर्फ इतना दे रखा है साइंस और आर्ट, इसमें प्रोफेशन भी मैं अपनी साइड से ऐड कर देता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ। अकाउंट से नहीं, इस दुनिया में कुछ भी सीखना, चाहे प्रैक्टिकली चाहे थ्योरेटिकली, सीखना साइंस कहलाता है। उस सीखे हुए काम को बहुत अच्छी तरीके से करना, सही तरीके से करना एक आर्ट कहलाता है। और उस काम के पैसे लेना प्रोफेशन कहलाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपकी मम्मी का। मान लो कि मम्मी बहुत अच्छा कुकिंग करती हैं, लेकिन उसको और एनहेंस करने के लिए उन्होंने कुकड़ी शो ज्वाइन किया। कुकड़ी क्लासेस जो होती है, कुकिंग क्लासेस जो होती है वो ज्वाइन करी। वहां पर उन्होंने पहले थियोरेटिकल पढ़ा, प्रैक्टिकल करके सीखा और आज बहुत अच्छी शेफ है। उन्होंने जब खाना बनाना सीखा तो वो साइंस था। अब वो खाना बनाती हैं और आप लोगों ने प्लान करके एक अच्छा सा टेक अवे वाला रेस्टोरेंट खोल लिया है। रेस्टोरेंट कह लो, टेक अवे कह लो, कुछ भी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं क्या कहते हैं उसे। वो खोल लिया है जहाँ से स्विगी वाले बॉयज आते हैं, वो डिलीवरी ले जाते हैं या कोई भी आके अपना ऑर्डर प्लेस करके वहां से खाने पीने की चीजें ले जा सकता है। तो मम्मी ने जब कुकिंग सीखी वो साइंस थी, आज वो कुकिंग कर रही हैं सही तरीके से, वो एक आर्ट है। और उस कुकिंग के पैसे ले रही हैं, वो प्रोफेशन है। ठीक है, तो वैसे ही अकाउंट्स में होता है। अकाउंटिंग सीखना थियोरेटिकली प्रैक्टिकली साइंस है। अकाउंट्स को सीखने के बाद सही तरीके से करना एक आर्ट है। और अकाउंटेंट जब सैलरी लेता है तो वो उसका प्रोफेशन है। ठीक है, ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट रह जाए तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि फटाफट से आपको जवाब दिया जाए। ठीक है, दूसरा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब एक सिस्टम क्या है, किस तरीके से होता है। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये ओवरऑल ओवरव्यू है इसका। इसको प्रॉपर डीप में हम सारे चैप्टर्स में जानेंगे। जितनी भी यहाँ चीजें लिखी हुई हैं सारे के सारे चैप्टर्स हैं जिनको प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाएगा। यहाँ पर मैं ओवरव्यू बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना, पहचानना। उसके बाद में उसे रिकॉर्ड करना। अगर कैश आना जाना हुआ है तो कैश बुक में, परचेज करेगी तो परचेज बुक में, सेल्स करेगी तो सेल्स बुक में, इस तरीके से। उसके बाद इसको उनके डिफरेंट अकाउंट्स में पहुंचाना। भाई सेल्स किसको करी है, परचेज किससे किया है, उनके सेपरेट अकाउंट बनाना, जिसको हम हिंदी में खाता भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमने देखा है नॉर्मल लाइफ में, जो डे टू डे लाइफ में जो दुकानदारों के पास, लालाओं के पास होता है, बनियों के पास होता है, एक लाल रंग की मोटी सी बुक होती है। जैसे कि आप उससे उधार ले रहे हो, आपने महीने में 10,000 रुपए का सामान ले लिया, एंड में उसे 9,000 रुपए दे दिए, 1,000 बैलेंस रह गया। इस तरीके से खाता बनता है, अकाउंट बनता है। ठीक है, हर एक इंसान का। उसके बाद में उससे हम बनाते हैं सारे अकाउंटों में का बैलेंस उठा के एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये भी एक चैप्टर है। उस ट्रायल बैलेंस हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। अब ये क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कंपनी का प्रॉफिट निकालते हैं। ट्रेडिंग में उसकी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी फाइनल नेट कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है और प्रॉफिट निकाला जाता है। उसके बैलेंस शीट में हमें ये बताया जाता है कि साल के एंड में हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस की आम भाषा में बोल तो औकात क्या है, कितनी असेट्स यानी कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी लायबिलिटी यानी बिजनेस पे कितना कर्जा है। ठीक है, आगे बात करेंगे एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू इट्स यूजर। उसके बाद उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना, समझना और उसके यूजर्स को वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, ट्रांसफर करना। और इसके यूजर्स कौन कौन होते हैं, तो ये सारे टॉपिक स्किप करके पहले यही देख लेते हैं कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे यूजर्स में हो गए इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ये दो वर्ड बहुत कॉमन है आप लोगों के लिए। इंटरनल मतलब अंदर वाले, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले। तो अंदर वाले तो 3 यूजर है इसके, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज और ओनर्स। अब बोलोगे भाई ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, कौन होती है। मैनेजमेंट का मतलब होता है वो मैनेजर्स जो हमारे बिजनेस में डिसीजन मेकर्स होते हैं, डिसीजन लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा डिसकंटिन्यू करना है, कौन सा नया प्रोडक्ट निकालना है कि नहीं निकालना, उसके लिए अवेलेबल फंड्स है कि नहीं है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजर्स को अकाउंटिंग चाहिए होती है, अकाउंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब दूसरे हम बात करते हैं ओनर्स। अब ओनर्स को क्या मतलब होता है, भाई एट द एंड साल के एंड में प्रॉफिट कितना हुआ, भाई इतना प्रॉफिट कमाया, ट्रांसफर को
करो, 10 लाख कमाया, 10 करोड़ कमाया, ट्रांसफर करो, भेजो हमें, ठीक है। तो ये दोनों तो मैटर करते हैं। ये एम्प्लॉयज क्यों है, बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन है ना कि एम्प्लॉयज को क्या मतलब। देखो एम्प्लॉयज इसलिए हैं वो क्योंकि देखो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कहती है जी हमारे दिवाली आ गई है, इस बार हमें आपको देने के लिए बोनस नहीं है, पैसा नहीं है क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया नहीं है। तो उस केस में एम्प्लॉयज अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई सही में प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, लॉस हो रहा है क्या है, कितना कमाया, कितना क्या है, ताकि वो बोनस की सैलरी की टाइम पर डिमांड कर सके, ठीक है। इसलिए एम्प्लॉयज को अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। ये तीनों इंटरनल यूजर्स हो गए। अब बात करेंगे एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के। कौन कौन एक्सटर्नल हो गए, बाहर के लोग हैं जिनको अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। देखो ये बुक में अलग सीक्वेंस है, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस बनाया है। सबसे पहले मैंने गवर्नमेंट को रखा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा है गवर्नमेंट को हमारी कंपनी के अकाउंट से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट से क्या मतलब। देखो गवर्नमेंट को इसलिए मतलब है कि हम जितना भी टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो गवर्नमेंट का काम ये देखना होता है कि भाई जो टैक्स पे किया गया है, टैक्स जो है प्रॉफिट के अकॉर्डिंग है, प्रॉफिट के बिहाफ पर है, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस सही तरीके से निकाला गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टैक्स कम देने के चक्कर में प्रॉफिट को कम करके दिखाया गया, खर्चों को बढ़ा करके दिखाया गया है। इसीलिए दूसरा बैंक्स एंड लेंडर्स, ये कौन होते हैं जो लोन देते हैं। अब हमें लोन की रिक्वायरमेंट, हम बैंक के पास जाएंगे, बैंक बोलेगा जी पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के आओ। कितनी पुरानी कंपनी है, हम बोलेंगे जी 10 साल पुरानी, ठीक है, 10 सालों का प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेकर के आओ, बैलेंस शीट लेकर के। हम देखना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट कमाते हो। भाई जो लोन लेने वाले हो कल को भाई कहाँ से भरोगे, प्रॉफिट होगा ही तो भरोगे कहाँ से। तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स दिखाने पड़ते हैं उनको, ठीक है, जिनसे हम उधार लेते हैं। बैंक से लोन लेना, लेंडर से भी लोन लेना। लेंडर्स होते हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स या प्राइवेट लोन देने वाले, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इन्वेस्टर, जो हमारी कंपनी में हमें उधार भी दे दे, हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं और उस पैसे से और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है। तो वो ये देखना चाहते हैं कि भाई कंपनी कैसी है, प्रॉफिट कमा रही नहीं कमा रही, प्रॉफिट कमाएगी तभी तो उसमें पैसा लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट रिसर्चर्स। अब ये तो बहुत ही अनकॉमन हो गया। रिसर्चर्स का यहाँ क्या मतलब है। देखो रिसर्चर्स वो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं कंपनी कौन सा मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रही है, कंपनी कौन से तरीके के अकाउंट्स बना रही है, ऑर्गेनाइजेशन में उसका कॉस्ट निकालने का मेथड क्या है, क्या उसका जो अकाउंट्स करने का तरीका है वो सही है कि नहीं है, क्या उस तरीके से सही प्रॉफिट एंड लॉस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो वो रिसर्चर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स, वो रिसर्च करने वाले होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा ये कंज्यूमर पब्लिक, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले क्रेडिटर्स डिस्कस कर लेते हैं। ये क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स और बैंक्स ये तीनों सेम लगते हैं, ये तीनों का काम अलग अलग है। क्रेडिटर्स का काम होता है कि हमें उधार सामान देना, हमें गुड्स क्रेडिट बेसिस पे देना, हमें उधार रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाना। तो ये हमें तभी देंगे जब क्या नाम है हम लोग उनको टाइमली पेमेंट कर रहे होंगे, हम लोग अच्छा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। अगर मान लो हमारी कंपनी 10 साल पुरानी है, उसमें पिछले 5 साल से प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, तो हमें क्रेडिटर्स भी उधार माल देने से मना कर देंगे, बोलेंगे जी प्रॉफिट हो गया, हमारा पैसा कल को कहाँ से दोगे, ठीक है। इसलिए अब कंज्यूमर पब्लिक की बात करते हैं। दोनों साउंड एक जैसा करते हैं लेकिन डिफरेंस होता है इनमें। कंज्यूमर वो होते हैं जो हमारी कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं। पब्लिक वो होती है जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, या जहां तक हमारी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की रीच है। अब देखो कंज्यूमर को हमारे अकाउंट से क्या मतलब है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि गवर्नमेंट के टच में होती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, जैसे कि BSES अपनी बिजली का रेट जब मर्जी नहीं बढ़ा सकती। BSES की बात करने का मतलब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जो राजधानी BSES दिल्ली में बिजली सप्लाई करती है, एक प्राइवेट कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी है, ओके, रिलायंस उसकी पेरेंट कंपनी है। तो BSES अपनी मर्जी से बिजली के रेट नहीं बढ़ा सकती। अगर वो उसको बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं तो पहले उसको DERC, आम भाषा में बोलूँ तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। DERC पहले उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है कि जी आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% ही प्रॉफिट आपको लेने देंगे। अगर आप ये सोचोगे कि आप ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रेट बढ़ाओगे तो ऐसा आप नहीं कर सकते। पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है, एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता है, तो अननेसेसरी रेट नहीं बढ़ा सकते। तो कई बार क्या होता है गवर्नमेंट की अथॉरिटीज और कंपनी में कोई ऐसा मैनिपुलेशन ना करे, मैनिपुलेशन मतलब घपला करने की कोशिश ना करे, मिनिमम जो रेट है उसको बढ़ाने की कोशिश ना करें। ऐसे केसेस में कंज्यूमर को अकाउंट्स देखने की जरूरत पड़ जाती है। ओके, ये हमारा जो सेकंड लास्ट या लास्ट पॉइंट कह सकते हो इसे पब्लिक क्या होती है। पब्लिक को अकाउंट से क्या मतलब है। पब्लिक को अकाउंट से इसलिए मतलब है, एक पॉइंट होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। उसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जितनी बड़ी कंपनीज है, जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज है, इनको अपने प्रॉफिट का 4% सोशल वर्क में लगाना ही लगाना है। तो ये देखने के लिए कि भाई इन्होंने CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 4% ऑफ नेट प्रॉफिट है, इन्होंने लगाया कि नहीं लगाया।
इनका नेट प्रॉफिट कितना है, जो है वो सही है कि नहीं है, ये सही तरीके से अकाउंट्स कर रहे नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से अगर अकाउंट्स करें तो जॉब्स वगैरह जनरेट कर रहे नहीं कर रहे, सोसाइटी डेवलपमेंट में पैसा लगा रहे कि नहीं लगा रहे। इन सब मैटर्स की वजह से इनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स पब्लिक को देखने होते हैं, देखने चाहिए, जिससे आपको मतलब है कहने का। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट्स कर लिए हैं, 3 टॉपिक कर लिया, अकाउंटिंग साइंस और आर्ट है ये, दूसरा अकाउंटिंग प्रोसेस और तीसरा यूजर ऑफ अकाउंटिंग। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो हमने सीक्वेंस लगाया उसके अकॉर्डिंग थर्ड टॉपिक जो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांच का मतलब होता है शाखा, जैसे बैंक की ब्रांचेस होती है ना, एक हेड ऑफिस हो गया, 10-12 ब्रांच हो गई, ओके, इस तरीके से। तो अकाउंट्स में भी 3 ब्रांचेस है। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो हम पढ़ेंगे 11th और 12th क्लास में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो, चाहे प्रोडक्शन की है नहीं है, चाहे वो प्रोडक्शन की है या नहीं है, कंपनी में पैसा आ रहा है जा रहा है, किस पर्पज से आ रहा है किस पर्पज से जा रहा है, सारा का सारा पैसा रिकॉर्ड करो। ये होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, जो हम लोग सीखने वाले हैं। दूसरी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा जो फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट पे होता है। ठीक है, अब बोलोगे दोनों सेम ही तो हो गए, नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं एग्जांपल लूंगा इस मार्कर का। इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 5 रुपए, लेकिन हम इसको, ये हमें इनडायरेक्टली पड़ रहा है 15 रुपए का, इसको मार्केट में बेच रहे हैं 20 रुपए का। क्यों, वाई? देखो 5 रुपए इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये हमें निकाल के दी है कॉस्ट अकाउंटिंग में, लेकिन ये 15 रुपए का क्यों पड़ा? क्योंकि हमें इस मार्केट को बेचने के लिए एक अच्छे सेलिब्रिटी की जरूरत चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, हमने शाहरुख खान को, मिस्टर शाहरुख खान जी को हमने बुला लिया, एक एड कंपनी को बुला लिया। एड कंपनी ने 10 करोड़ रुपए लिए एड बनाने के, शाहरुख खान जी ने 10 करोड़ रुपए लिए हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, और हर साल उस एड को एडवर्टाइज करने के लिए टीवी पे 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, यानी पहले साल में 30 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब वो 30 करोड़ रुपए हमारी कंपनी तो पे करेगी अपनी जेब से, वो हमारा लॉस ही तो है, नुकसान ही तो है, खर्चा ही तो है। ठीक है, तो हुआ क्या, जब उस 30 करोड़ की रुपए को हमने टोटल नंबर प्रोडक्शन से यूनिट से डिवाइड किया, तो पर मार्कर हमारी जो कॉस्ट थी वो 10 रुपए बढ़ गई, सीधे 10 रुपए बढ़ गई। 5 रुपए का मार्कर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 10 रुपए इसकी हो गई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, तो कुल मिला के कितना हो गया 15 रुपए। ठीक है, बेच कितने का है 20 रुपए का। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट 5 रुपए है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट 15 रुपए है। ठीक है, दोनों देख लो कितना बड़ा डिफरेंस है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मतलब यह कितना पैसा आया कितना पैसा गया, कॉस्ट अकाउंटिंग को सिर्फ इस प्रोडक्ट से ही मतलब है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में ना हमने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का जो स्पेस था वो रेंट पे ले लिया। हमारा जो प्रोडक्शन अभी ज्यादा नहीं हो रहा, उस फैक्ट्री के 2 फ्लोर थे, हमने उसका ऊपर वाला फ्लोर रेंट पे लगा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंट, और हमने उसको रेंट पे लगा दिया, उससे हमारी अच्छी खासी इनकम हो रही है। लेट्स से हमने वो फैक्ट्री ली थी 1 लाख रुपए किराए पर, दोनों के दोनों फ्लोर, उसमें से हमने 80,000 रुपए में जो फर्स्ट फ्लोर था किराए पे लगा दिया, ग्राउंड फ्लोर पे हमारा प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, हम लोग रेंट पे कर रहे हैं 1 लाख रुपए और 80,000 रुपए हमारी इनकम है। ठीक है, तो 80,000 रुपए को हमारी वो एडिशनल इनकम मानेगा और इनकम साइड रिकॉर्ड करेगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग को उस 80,000 से कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग को सीधे मतलब है 20,000 रुपए से, जो 20,000 रुपीज हम उसका रेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि वो 1 लाख में से 80,000 माइनस करके हमारा कितना बनता है 20,000, तो वो 20,000 रुपीज ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, उस फैक्ट्री का रेंट। कल को अगर ऊपर वाला हमारा जो टेनेंट है, हालांकि हम भी इस बिल्डिंग के टेनेंट ही जहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा सब टेनेंट है अगर वो भाग जाता है, चले जाता है, तो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग जो है इनकम बंद हो गई, वो 1 लाख रुपए रेंट लेके चलेंगे। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग जो होगी वो रेंट को फिर भी 20,000 रुपए ही लेके चलेगी, क्योंकि उसके कॉस्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ऊपर का स्पेस खाली है, कल को 80,000 में किराए पे लग जाएगा, नहीं लगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग की सरदर्दी नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग रेंट को सिर्फ 20,000 ही कंसीडर करेगी, बल्कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसे पूरा 1 लाख रुपए कंसीडर करेगी, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या हो रहा है, जितना पैसा आ रहा है जितना जा रहा है टोटल रिकॉर्ड होगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना होगा, जितना हमने स्पेस लिया है बस वही रिकॉर्ड होगा, जो जेन्युइन स्पेस बनता है। ऊपर वाला खाली है, लगा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि इस एग्जांपल से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, फिर भी कुछ रह जाए तो नीचे मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगा इंस्टेंटली। ओके, आगे की बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये कुल मिला के टोटली मनी से रिलेटेड है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट से कनेक्टेड है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अच्छा एक बात और बता दूं, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स है उनके लिए कंपलसरी है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है, लेकिन बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही उनके लिए ऑप्शनल है, मर्जी है, करो ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है कि जो मैनेजमेंट ने डिसीजंस लिए, पॉलिसीज बनाई, रूल रेगुलेशन बनाए, क्या वो हमारे लिए उन्होंने पॉजिटिव काम किया, नेगेटिव काम किया, इनको जज करना। कहने का मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल, हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमारे सारे के सारे एम्प्लॉइज, मैं स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स टेक क्लियर कट एग्जांपल, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं स्कूल में जॉब करता हूँ। हमारे स्कूल ने डिसीजन लिया कि आज से सारे टीचर जो 8 से 2 बजे की शिफ्ट होती है 6 घंटे की, आज से उनकी शिफ्ट बढ़ा करके 8 घंटे कर दी जाएगी, सुबह 8 से लेकर शाम को 4 बजे तक। इसकी वजह से क्या हुआ, सारे टीचर्स, आपको पता है दुनियादारी के बारे में, सारे ट्यूशंस देते हैं, सारे के सारे, इवन गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी ट्यूशंस देते हैं। तो हुआ क्या कि हम इस वजह से उनकी ट्यूशंस खराब हो रही है, ऊपर से फटीग यानी थकावट बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि भैया 2 घंटे पढ़ाओगे नहीं, वहां बैठे बैठे करोगे क्या, खाली बैठ के थकावट होती है, ठीक है। ऊपर से टीचर्स का रूटीन था 2 बजे भाई वहां से छुट्टी हुई, भाई 3 बजे तक घर पहुंच गए, 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट करके ट्यूशन पढ़ा लिया, अब वो नहीं हो पा रहा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस डिसीजन की वजह से क्या हुआ कि सारे के सारे जो हमारे क्वालिटी वाले टीचर थे, प्रोडक्टिव टीचर थे, फेमस टीचर थे, वो छोड़ के चले गए। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, छोड़ के चले गए। उसकी वजह से क्या हुआ, जो स्कूल का नाम था, रेपुटेशन थी, वो डाउन हो गई, क्योंकि पुराने सारे टीचर्स चले गए। उसकी वजह से क्या हुआ, जो इस साल एडमिशंस की जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आते थे वो इतने कम आए कि कुल मिला के जितनी सीटें अवेलेबल थी वो भी फिल नहीं हो पाई, ठीक है। तो इसका क्या है, इस पॉलिसी का, इस रूल रेगुलेशन का कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा कि हमारी सीटें फुल नहीं हो पाई, ठीक है। तो इन पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस को जज करने के लिए होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर भी कोई डाउट रह जाए रिप्लाई कर देना, ओके। अब बात करते हैं बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग समझ लो सिंपल से 2 शब्दों में या 3 शब्दों में, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल यानी पैसे से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियली पैसे से जुड़ी हुई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है। हम लोग भी करते हैं डेली बेसिस पे, जरूरी नहीं कि अकाउंट्स में बुक कीपिंग होती है। अगर आप घर में हो अपने डेली खर्चे को रिकॉर्ड करते हो, इनकम को रिकॉर्ड करते हो, कॉपी किताब में लगे रहती है ना, उन्होंने देखा होगा पापा मेरे को रिकॉर्ड करते रहते हैं, क्या करते थे, लिखते रहते कितना आएगा कितना जाएगा, तो बुक कीपिंग कहलाता है। उसको सही तरीके से करना, किसी एक प्रॉपर एक बुक मेंटेन कर लेना, उसकी उसी में सब प्रॉपर सारे हिसाब किताब लिखना, बुक कीपिंग कहलाता है, ओके। अब आगे चलते हैं, हमारा सेकंड लास्ट या कह सकते हैं लास्ट टॉपिक है आज का, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल, बहुत सिंपल, दोबारा से सिर्फ 2 शब्दों में। अकाउंटेंसी का मतलब होता है नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, यानी किसी को नॉलेज जो है अकाउंट्स की, दैट्स नॉलेज ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। व्हेन वी आर डूइंग अकाउंट्स दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अकाउंट्स जब बना रहे हैं, कर रहे हैं, अकाउंटिंग है। अकाउंट्स की नॉलेज जो होती है वो कहलाती है अकाउंटेंसी, ओके। सिंपल था, काफी इतना डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा सा फटा सवाल यही था जो कि जिसका मैंने आपको आंसर दे दिया है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल का नाम बनिए वाली कॉमर्स है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।